Hello students, welcome to my channel Sync Physics with the Suraj. I am Suraj, your physics guide through your whole journey of class 11th, 12th, NEET and JEE examination. Okay, so मैं लेके आया हूँ नया चैप्टर मोशन इन अ वन डायमेंशन. दिस चैप्टर बिलोंग्स टू क्लास 11th और हम इसमें पढ़ने वाले हैं आज पोजीशन, रेस्ट, मोशन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. साथ साथ में हम कंपैरिजन पढ़ेंगे. व्हाट इज़ द कंपैरिजन बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. तो चलिए शुरू करते हैं. इट इज़ अ बेसिक चैप्टर जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और साथ साथ में ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है तो आगे आने वाले चैप्टर्स. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं. तो सबसे पहले जो हमको समझना होगा कि ये चैप्टर किस पे बेस्ड है. ये एक्चुअल में ये चैप्टर बेस्ड है वन डायमेंशन मोशन पे. वन डायमेंशन का मतलब क्या हो गया? जब चीज़ें एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही हो, एक ही तरफ जा रही हो. ऐसा नहीं कि वो एक साथ ऐसे ऐसे रैंडम मोशन करे, सर्कुलर मोशन करने लग जाए. वो एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही होनी चाहिए. तो इस तरह के मोशन को हम बोलते हैं मोशन इन अ वन डायमेंशन. चलिए, तो सबसे पहली जो टर्म आ रही है इसके अंदर वो है हमारे पास में पोजीशन. पोजीशन क्या होती है? पोजीशन इज़ लाइक आप किसी चीज़ को लोकेट कैसे करते हो, वो चीज़ कहाँ पे रखी हुई है, वो चीज़ आपसे कितनी दूर रखी हुई है, किस डायरेक्शन में रखी हुई है, उसको ही हम क्या बोलते हैं? पोजीशन बोलते हैं. जैसे कि मेरे पास में ये बुक है, ये बुक मुझसे कितनी दूर है मुझे पता है, तो ये इसकी पोजीशन मुझे पता है. ये किस डायरेक्शन में वो पता हो जाए तो मैं डायरेक्शन के थ्रू भी पता कर लूँगा. एग्जाम्पल के लिए आप उदयपुर में कहाँ रहते हो, ये आपकी लोकेशन तो गूगल मैप ही बता सकता है. या फिर आप इंडिया में कहाँ रहते हो, वो भी आपकी ज़रूरत के हिसाब से गूगल मैप ही बताए. तो पोजीशन इज़ लाइक दैट कि एक पोजीशन एक ऐसा प्लेस होता है वेयर समवन और समथिंग इज लोकेटेड और हैज़ बीन पुट, जहाँ पे किसी चीज़ को ऐसे रखा गया है या फिर वो चीज़ पहले से वहीं पे मौजूद है. तो इस तरह की चीज़ों को हम क्या कहते हैं कि हमने वहाँ रख दिया और ये बन गई पोजीशन. एग्जाम्पल देखो, जैसे मेरे पास में एक डॉगी, एक कैट और एक ऑब्जर्वर मतलब एक छोटा सा लड़का है. तो ये तीनों एक दूसरे से पर्टिकुलरली डिस्टेंस पर रखे हैं. जैसे डॉग इज 5 मीटर अवे फ्रॉम द बॉय एंड कैट इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द बॉय. तो यहाँ पे देखो इन तीनों के बीच में कितना डिस्टेंस है, 5 और 4, राइट. तो ऑब्जर्वर अगर ये यहाँ पे खड़ा होके इसको ऑब्जर्व करता है तो ऑब्वियस सी बात है ना, डॉग जो है वो उस इंसान से, जो लड़का खड़ा है उससे 5 मीटर की दूरी पे. और ये क्या कहते हैं, हमारा जो लड़का कैट से है वो कितना दूर है, 4 मीटर, 5 + 4 9 मीटर डिस्टेंस पे है. ऐसे करके ये पूरा 9 मीटर की डिस्टेंस पे है. ठीक है, कैट के लिए डॉग कितना दूर है, 4 मीटर. कैट के लिए वो इंसान कितना दूर है, 5 मीटर. तो इन सब की पोजीशन होगी ना, इसकी पोजीशन ए, इसकी पोजीशन बी होगी, इसकी पोजीशन सी होगी. तो पोजीशन इज लाइक समथिंग कहाँ पे पुट किया हुआ है या फिर पहले से ऑलरेडी मौजूद है, या फिर लोकेशन समझ लो आप. पोजीशन वो होती है. पोजीशन दो चीज़ों से रिफर की जा सकती है. जैसे कि फर्स्ट, पोजीशन इज एनी पॉइंट इज एक्सप्रेस्ड बाय 2 फैक्टर्स. एक, वो आपसे कितना दूर है, आप तब जाके उसकी क्या बता सकते हो, पोजीशन बता सकते हैं. और एक सेकंड आप किस डायरेक्शन में वो चीज़ रखी हुई है, तो वहाँ पे हो जाएगा वो उसका पोजीशन. पोजीशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ वेक्टर नोन एज अ पोजीशन वेक्टर. पोजीशन को आप एक वेक्टर से शो करोगे. ठीक है, वेक्टर से शो करोगे और उस वेक्टर का नाम क्या होता है, पोजीशन वेक्टर होता है. डेली लाइफ में ये आसपास की जितने भी चीज़ें, मेरा रूम है या तुम्हारा रूम है या फ्लैट है या कुछ भी है, वर्ल्ड की जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी 3D स्पेस में होती है. तो वी हैव अ 3 एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस. मानो कि मेरे पास में एक पॉइंट P है, मान लो मेरे पास में एक पॉइंट P है, वो इसे 3 डायमेंशनल स्पेस में रखा हुआ है. इसके पास में कितने कोऑर्डिनेट्स हैं, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट. तो पोजीशन वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, R = xi कैप + yj कैप + zk कैप. ठीक है, आपको अगर नहीं आता है ये पोजीशन वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है तो आप मेरे वेक्टर एनालिसिस वाले चैप्टर में देख सकते हैं. उसका प्लेलिस्ट मेरे यूट्यूब चैनल पे है, तो वहाँ जाके देख सकते हैं. ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर से आप किसी भी पोजीशन को शो कर सकते हो. यहाँ पे हमारे पास में मेंशन कर रखा है P, तो P को ऐसे आप लिख सकते हो. तुम्हारे पास में 2 नई और बेसिक डेफिनेशन है, इतनी टफ नहीं है, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है. एक आएगी रेस्ट की डेफिनेशन एंड सेकेंड वन इज अ मोशन. अच्छा, डेफिनेशन पे नहीं जाते हैं तो नॉर्मली आप बताइए कि रेस्ट पे कब कह सकते हैं इंसान को और मोशन में कब कह सकते हैं किसी चीज़ को, बताइए. सिंपल सा है ना एक, कि कोई चीज़ रेस्ट पे तो तब होगी ना जब सर ये जगह ही नहीं बदल रही है. मोशन में तो तब होगी जब ये अपनी जगह बार बार बदल रही है.
तो मोशन और रेस्ट की डेफिनेशन बहुत सिंपल है। व्हेन अ बॉडी डज नॉट चेंजेस इट्स पोजीशन एज अ टाइम पासेस, जैसे जैसे टाइम बीतता है वो अपनी जगह नहीं बदल रही है, बिल्कुल भी नहीं बदल रही है, तो इस तरह को चीज़ों को क्या बोलते हैं अपन, रेस्ट में बोलेंगे। और रेस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस, आगे हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़ेंगे, बट अभी आप समझ लो कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में अगर वो अपनी जगह नहीं बदलती तो उसे हम क्या बोलते हैं, रेस्ट पे है, और अगर वो जगह बदल रही है तो हम उसे क्या बोलेंगे, हम उसे बोलेंगे मोशन बोलेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल से स्लीपिंग पर्सन, सोता हुआ इंसान, जगह नहीं बदलता है, आलसी, तुम भी कम सोया करो, पढ़ाई पे ध्यान दिया करो। ठीक है, और फिक्स्ड वॉल क्लॉक है, बॉटल कैप्ड ऑन अ टेबल, बुक कैप्ड ऑन अ टेबल। मोशन में क्या हो जाएगा, प्लेइंग आ गया, रनिंग आ गया, वॉकिंग आ गया, थ्रोइंग अ बॉल आ गया। ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, मोशन के। ठीक है, आगे बढ़े, पक्का, चलो बढ़ते हैं। अब हमारे पास में आता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, एक्चुअली इट इज़ अ सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम होता है जो रिप्रेजेंट करता है किसको, कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट करता है। इट इज़ अ सिस्टम टू विच अ सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स आर अटैच्ड, सेट ऑफ कोऑर्डिनेट अटैच होगा इसके साथ में, विद रेफरेंस टू विच द ऑब्जर्वर डिस्क्राइब एन इवेंट, जिसके रेस्पेक्ट में ऑब्जर्वर किसी इवेंट को, होने वाले इंसिडेंट को क्या करेगा, वो रिप्रेजेंट करेगा, एक्सप्रेस करेगा। जैसे कि मैं अभी इस रूम में बैठा हूँ, इस रूम में बैठे बैठे अगर मैं विंडो के बाहर किसी उड़ती हुई चिड़िया को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, एक बर्ड उड़ के इधर से उधर जा रही है, तो मैं जहाँ बैठा हूँ मेरे रेस्पेक्ट में मैं उसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो मेरा जो बैठा हुआ सीन है यहाँ पे, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, और वो बर्ड जो है वो सराउंडिंग में है। ठीक है, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, जिससे कोई चीज़ अटैच होती है, मेरा कोऑर्डिनेट अटैच्ड है मुझसे, एक्स एक्सिस है मेरे पास में, वाई एक्सिस और जेड भी है, तो इसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। वो बर्ड क्या हो जाएगी मेरे लिए, सराउंडिंग हो जाएगी। इसको और एक अच्छे एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे आगे। वेन एवर यू डिस्क्राइब समथिंग मूविंग, यू आर कंपेयरिंग इट टू समथिंग दैट इज नॉट मूविंग। जब आप किसी चीज़ को मूव करते हुई चीज़ को डिस्क्राइब करना चाहते हो तो आपको पहले क्या होना पड़ेगा, रेस्ट पे। मैं उस बर्ड को तभी ऑब्जर्व कर पाऊंगा जब मेरी पोजीशन क्या है, रेस्ट, और मैं उस बर्ड को एक्सप्रेस कर पाऊंगा, डिस्क्राइब कर पाऊंगा कि उसकी स्पीड कितनी है। ठीक है, अब अपने पास में आता है द थिंग दैट इज नॉट मूविंग इज द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जो चीज़ नहीं मूव होती उसको हमेशा क्या बोलते हैं हम, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो मैं मूव में नहीं था तो मैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस, बर्ड इज सराउंडिंग। इट इज यूजुअली द बैकग्राउंड, जिस बैकग्राउंड की बात करते हो वो फ्रेम ऑफ। अभी तुम्हारे रूम की बात करूँ ना, तो तुम्हारा रूम तुम्हारे लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, अगर तुम विंडो के बाहर किसी चीज़ को क्या कर रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो। ठीक है, देखो इसको बढ़िया, इतना बढ़िया एग्जांपल दिया है मैंने यहाँ पे समझने के लिए। जैसे कि एक ट्रेन है, ट्रेन जा रही है लेफ्ट टू राइट, इसकी स्पीड कुछ भी है, तो लेफ्ट टू राइट वो मूव करती करती ऐसे इधर उधर जा रही है। और चलो मैं ही खड़ा हूँ, चलो यहाँ पे तुम्हारे सूरज सर खड़े हैं, ठीक है, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं खड़े खड़े ट्रेन और ट्री इन दोनों को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो मेरे लिए ऑब्वियस ही बात है ट्रेन मूविंग में दिखेगी, ट्री जो है वो रेस्ट पे दिखेगा। ओके, और पैसेंजर सीट पे बैठे हैं आप, ठीक है, आप ऑब्जर्व कीजिए, आप अंदर पैसेंजर सीट पे बैठे हो, तो पैसेंजर सीट पे बैठे बैठे आप ट्री और मुझे ऑब्जर्व करो, तो कैसा फील होगा तुम्हें? ऐसा नहीं लगेगा मैं पीछे पीछे छूटता जा रहा हूँ, मेरी मोशन है, या ट्री पीछे चला जा रहा है? ऐसा होता है ना, ऑब्जर्व किया होगा ना आपने, ट्रेन बस कार ट्रैवल किसी में तो क्या होगा ना, तो वो चीज़ें पीछे ऐसा फील होती है मूव में, लेकिन वो रियलिटी में क्या है, मूवमेंट में नहीं है। ठीक है, यही अपना क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो अब हमारे पास में आ रहा है टाइप्स ऑफ मोशन। ठीक है, टाइप्स ऑफ मोशन क्या होता है? पहली बात तो तुम्हें फ्रेम ऑफ रेफरेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप अगर कहीं बैठ के ऑब्जर्व कर रहे हो किसी चीज़ को, तो वो चीज़ क्या हो जाएगी, जैसे आप बैठे हो रेस्ट पे, तो रेस्ट आपका क्या हो जाएगा, वो सराउंडिंग जितना भी है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, और आप किसी और चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हो तो वो चीज़ क्या हो जाएगी, सराउंडिंग हो जाएगी। आप कार में बैठ के बाहर खड़े इंसान को ऑब्जर्व कर रहे हो तो कार आपकी फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, और अगर बाहर खड़े होकर कार को ऑब्जर्व कर रहे हो तो आप जहाँ खड़े हो वो जगह आपकी फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाएगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट अब देखते हैं टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन, वी हैव 3 टाइप्स ऑफ मोशन, 1 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन एंड 3 डायमेंशनल मोशन। ठीक है,
मोशन क्या होता है, 3 तरह से हो सकता है। एक डायमेंशन में होगा, एक डायमेंशन का मतलब होता है कोई चीज़ अगर इधर जा रही है तो इधर ही जा रही है। देखो इसका एक ही एक्सिस फिक्स है ये पूरा, ठीक है, ये एक डायमेंशन मोशन है। 2 डायमेंशनल मोशन ऐसा मोशन होता है जिसमें 2 डायमेंशन आते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर तुमने इसको ऐसे फेंका है, जैसे नीरज चोपड़ा जो अपना है वो जेवलिन को थ्रो करते हैं, ठीक है, वो जब जेवलिन को थ्रो करते हैं नीरज चोपड़ा तो ऐसे कुछ थ्रो करता है ना ऐसे। तो अब देखो ये जो हमारा जेवलिन है वो आगे जा रहा है, मतलब इस तरफ तो बढ़ रहा है, देखो ये आगे आगे आ रहा है ना। साथ साथ में अगर मैं इसको ऊपर करूं तो देखो ये ऊपर ऊपर भी आ रहा है। तो इसके 2 डायमेंशन हो गए, एक तो है ना एक्स एक्सिस में एज वेल एज वाई एक्सिस में, तो दोनों ही एक्सिस में इसका डायमेंशन आएगा। तुमने देखा ही होगा कि जब अपन एक क्रिकेट बॉल को थ्रो करते हैं उसका 6 लगता है, ठीक है, तो उसको क्या कह सकते हैं अपन, 2 डायमेंशनल मोशन बोल सकते हैं, ठीक है। फिर आता है 3 डायमेंशनल मोशन। 3 डायमेंशनल मोशन ऐसा मोशन होता है जब आपके तीनों ही डायमेंशन इंक्लूडेड होते हैं किसी चीज़ में। एग्जाम्पल लेते हैं हम, इंसेक्ट का फ्लाई होना। कमरे में अगर मधुमक्खी आ गई, मक्खी आ गई, ठीक है, तो वो कैसे फ्लाई होगी, कभी इधर कभी ऊपर कभी नीचे कभी दाएं कभी बाएं, इस तरह से मोशन होगा ना उस कीड़े का, इंसेक्ट का। तो उस तरह के मोशन को क्या बोलते हैं अपन, 3 डायमेंशनल मोशन बोलते हैं। अब 3 डायमेंशनल मोशन, देखो मोशन ऑफ अ बॉडी इन अ स्पेस मतलब आसपास का सराउंडिंग जितना भी है उसमें अगर 3 डायमेंशनल मोशन है ऐसे ऊपर नीचे, वैसे इंसानों का 3 डायमेंशनल मोशन मुश्किल है। अगर आपको 3 डायमेंशनल मोशन करना है तो आप स्पेस में चले जाओ, वहाँ पे आप ऐसे ही ऐसे हवा में घूम, मतलब वैक्यूम में इधर उधर घूम रहे होंगे। तो ये 3 तरह के मोशन है। स्ट्रेट लाइन मोशन आता है 1 डायमेंशनल, फिर सर्कुलर टर्न और जो मोशन आता है ना जिसमें 2 डायमेंशन आते हैं उसको अपन 2 डायमेंशनल बोलते हैं। और अगर स्पेस में अगर बात करते हैं तो वो मोशन कौन सा आता है, 3 डायमेंशनल मोशन होता है, ठीक है। अच्छे से समझ में आ गया आपको, एग्जाम्पल्स को अच्छे से देख लेना, ठीक है, आगे बढ़े। ओके, यू हैव अ न्यू डेफिनेशन, पॉइंट मास। पॉइंट मास एक बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। पॉइंट मास में बार बार टर्म यूज करूंगा ना कहीं पे, तो इसलिए मैंने इसकी डेफिनेशन पहले ही मेंशन कर दी है। पॉइंट मास एक एक्चुअल में, देखो तुम्हारे पास मैटर है ना, ये मैटर है, ये भी मैटर है, ये भी मैटर है, ये डेस्क मैटर है, सब कुछ मैटर है। मैटर या ऑब्जेक्ट जितना भी है वो इतना छोटा हो जाए, इतना छोटा हो जाए, इतना स्मॉल हो जाए, उसका कोई डायमेंशन ही नहीं बचे। एग्जाम्पल के लिए मैं अगर बात करूं, इस डॉट की बात करता हूं, इस डॉट का कोई डायमेंशन है? तुम बता सकते हो क्या ये एक्स में, वाई में, जेड में? बता सकते हो? नहीं ना। द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ अ मैटर विद अ 0 डायमेंशन, जिसके डायमेंशन ही नहीं है, विच कैन बी डिस्क्राइब बाई इट्स मास, जिसको हम सिर्फ पोजीशन से, मास से बता सकते हैं। वो कहाँ पे रखा है, उसकी पोजीशन, उसका मास कितना है, वो इन 2 चीज़ों से अगर हम उसको डिस्क्राइब कर पा रहे हैं विदाउट एनी एक्स, वाई और जेड, तो वो चीज़ क्या हो जाएगी, हमारी पॉइंट मास हो जाएगी, जिसको हम दूसरे नाम में पार्टिकल भी बोलते हैं। पार्टिकल्स के कोई डायमेंशंस नहीं होते। हाँ, पार्टिकल का मोशन भले अलग अलग डायमेंशन में हो सकता है, लेकिन पार्टिकल अपना डायमेंशन नहीं लेता है, तो उस चीज़ को क्या बोलते हैं अपन, पॉइंट मास बोलते हैं। अब मैं दूसरा एग्जांपल देता हूँ। तुम अगर एक क्यूब की बात करो, क्यूब तो है ना, इसके पास में डायमेंशन है, एल ऊपर, एल साइड में, एल एक और साइड में, इस वजह से क्या हो जाएगा, ये पॉइंट मास में नहीं आएगा। पॉइंट मास में वही आएंगे जिनके डायमेंशन नहीं होते हैं। तो मैं भी पॉइंट मास में नहीं आऊँगा, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट हमारे पास में अच्छा और बहुत ही सिंपल सा बेसिक सा टॉपिक है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। चलिए शुरू करते हैं। डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस इट इज अ एक्चुअल लेंथ ऑफ अ पाथ कवर्ड बाय अ मूविंग पार्टिकल। कोई भी मूविंग पार्टिकल, आप पार्टिकल की जगह पे एक वर्ड और यूज कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट। कोई भी मूव करता हुआ ऑब्जेक्ट और पार्टिकल अगर एक्चुअल जितनी भी पाथ कवर कर रहा है वही हमारी क्या होगी, डिस्टेंस होगी, ठीक है। इसको एक अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं विद दिस एग्जाम्पल। हमारे पास में एक कैट है, ठीक है, इस कैट का नाम ले लेते हैं हम लियो। ओके, तो लियो क्या करता है, लियो ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जा रहा है, फिर बी पॉइंट यहाँ पे लियो खेल रहा होता है, फिर थोड़ी देर बाद में ध्यान आता है कि उसको वापस घर भी जाना है, होता है ना पालतू कैट। तो लियो यहाँ खेल रही है,
तो लियो खेलते खेलते है ना यहाँ पे आ जाती है और बी पॉइंट से फिर वापस कहाँ चली जाती है, सी पे चली जाती है। तो कैट ने क्या कवर किया डिस्टेंस, पहले तो 4 मीटर कवर किया, सॉरी पहले तो क्या कवर किया उसने, 4 मीटर कवर किया। आफ्टर डेट उसने 3 मीटर कवर किया। तो टोटल कितना कवर किया, 4 मीटर प्लस 3 मीटर 7 मीटर। तो एक्चुअल पाथ जितना कवर हुआ है वो उसका क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया। ठीक है, सिंपल। ये एक्चुअल में स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर इस वजह से होती है क्योंकि डिस्टेंस हर बार ऐसा स्ट्रेट नहीं होता है, ऐसे 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 घूमते घूमते भी लोग ट्रैवल करते हैं। ठीक है, आप अगर एक भीड़ बड़ी सिटी के बीच में से यूं यूं क्रॉस करके जा, इतनी डायरेक्शंस आ जाती है आप मेंशन नहीं कर पाओगे। दैट्स वाई वहाँ पे रूल्स एप्लीकेबल ही नहीं हो पाएंगे। तो हमको इसको किस में रखना पड़ेगा, स्केलर क्वांटिटी में रखना पड़ेगा। डायमेंशन हो जाएगा इसका L1 M0 L1 T0। ऐसा यूनिट हमारे पास में आ जाएगी मीटर। हम डिस्टेंस को मीटर में लिखते हैं। अगर किसी भी न्यूमेरिकल या क्वेश्चन में किलोमीटर दे रखा हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका काम रहेगा उसको मीटर में कन्वर्ट करना। ठीक है, मीटर में इसलिए करते हैं क्योंकि आपने एक सिस्टम पढ़ा है MKS सिस्टम। ठीक है, ठीक है, तो MKS के लिए भी वीडियो बना रखी है हमने, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं यूनिट एंड मेजरमेंट में। तो ऐसे यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, मीटर हो जाएगी। तो लियो ने कितनी डिस्टेंस कवर करी, 7। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास में डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट रिफर्स टू द चेंज इन अ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होना, उसके इनिशियल और फाइनल पॉइंट बताना, वो उसका डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, अभी मैं बताऊँ ना, जैसे ये पेन यहाँ पे रखा है, थोड़ी देर बाद में पेन यहाँ पे हो जाएगा, थोड़ी देर बाद में पेन यहाँ पे हो जाएगा। डेफिनेशन बोल रही डिस्प्लेसमेंट रिफर्स टू द चेंज इन अ पोजीशन। तो अब मैं यहाँ से यहाँ तक मेजर करूँ, यहाँ से फिर यहाँ तक मेजर करूँ, इतना मेजर करूँ नहीं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन बोलती है इट इज़ द चेंज इन अ पोजीशन। तो पहले यहाँ पोजीशन थी तो बाद में ये थी, तो मेरे को ये मेजर करना पड़ेगा। शॉर्टेस्ट पाथ, इसकी दूसरी डेफिनेशन भी है, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स, फाइनल और इनिशियल। यही हमारे पास में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। इस डायग्राम से समझो। ठीक है, अगर ये कार में बैठे हुए हैं आप और हम जा रहे हैं कहीं पे पिकनिक, तो देखो अगर मुझे रास्ता पता नहीं है, मैं रास्ता भटक गया हूँ, तो मैं क्या करूँगा, ऐसे घूमते 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 फिर मैं मेरे कहीं पे फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुँचूँगा। ओके, लेकिन मेरे को एक शॉर्टकट पता है। आप में से कोई ऐसा खुरापाती बच्चा होगा जिसको सारे पता होंगे शॉर्टकट, तो वो क्या करेगा, सीधा ले जाएगा। तो देखा ना, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, इन दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ जो है वो डिस्प्लेसमेंट है, और लॉन्गेस्ट पार्ट और एक्चुअल डिस्टेंस कवर्ड इज अ डिस्टेंस। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, बहुत सिंपल सा था ये। ठीक है, ये एक्चुअल में लेंथ होती है ये भी, तो इसका यूनिट भी क्या हो जाएगा, मीटर। और ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्यों होती है वेक्टर क्वांटिटी, क्यों होती है, क्योंकि इसका एक डायरेक्शन होता है। देखो कार ने ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने के लिए एक फिक्स डायरेक्शन बता दिया, मुझे इधर ही जाना है, डायरेक्शन आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी में हो जाएगा, बिकॉज इट हैज़ अ डिस्प्लेस डायरेक्शन। यूनिट हो जाएगी मीटर, डायमेंशन हो जाएगा M0 L1 T0। ठीक है, समझ में आया। और अगर इसको फिजिक्स के फॉर्म में, ऐसे तो फिजिक्स ही पढ़ रहे थे हम इतनी देर, और अगर तुमको इसको और डिटेल में देखना है पोजीशन वेक्टर के थ्रू, तो वो मैंने बता रखा है। देखो हमारे पास में एक एक्सिस है एक्स और वाई, यहाँ पे कोई पार्टिकल है जो यहाँ से शुरू होते 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 ऐसे चलते 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 ऐसे मूव करते करते आया। ठीक है, तो उस पार्टिकल ने ऐसे डिस्टेंस कवर करी है, बी हो गए, फिर पी से होते हुआ ए तक आया है। और अब मुझे बतानी है ए पॉइंट से बी पॉइंट तक की डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों। तो ए पॉइंट तो हमारा यहाँ पे, बी पॉइंट हमारा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, देखो इसको तो मैं मेंशन करूंगा पहले पोजीशन वेक्टर आर ए से। आर ए शोज द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट का क्या शो कर रहा है, वो पोजीशन शो कर रहा है। यहां से शो करेंगे हम बी पॉइंट को। ठीक है, बी पॉइंट को शो कर रहा है आर बी। आर ए और आर बी है ना पोजीशन वेक्टर से जो शो कर रहे हैं ए और बी की पोजीशन। तो हमारा वेक्टर क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट के लिए,
डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा पार्टिकल का, आर ए बी इक्वल टू आर बी माइनस आर ए बाय द वेक्टर रूल्स। ठीक है, वेक्टर्स पढ़ लेना आप वीडियोस में मैंने आपको वहां पे बता रखे हैं वेक्टर एनालिसिस। तो 0 to x गया, तो अब क्या होगा, ये जो लाइन है हमारे पास में, ये जो मैं शेड कर रहा हूं, दिस लाइन इज डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि शॉर्टेस्ट पाथ है ना, ये तो शॉर्टेस्ट पाथ हो गई हमारी आर ए से आर बी के बीच में। तो इसको इस तरह से रिप्रेजेंट आप कर सकते हैं। और डिस्प्लेसमेंट तो पता ही है तुम्हें, बी पी ए, वो जो पूरा कर्व बन रहा है ये डिस्प्लेसमेंट है, एक्चुअल पाथ। ठीक है, चलो आपको यहां तक समझ में आया हो तो मैं शॉर्ट में आपको क्या बता देता हूं, कंपैरिजंस बता देता हूं। व्हाट इज द कंपैरिजंस? भाई दोनों के दोनों मीटर है, दोनों की डायमेंशन सेम है, दोनों है तो डिस्टेंस ही, एक डायरेक्शन के फर्क की वजह से क्या हम इनको अलग कर देते हैं? हाँ कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, अलग होते हैं। अब मैं तुम्हें इनका कंपैरिजन बता देता हूं। कंपैरिजन बिटवीन द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? चूंकि देखो तुम्हें पता है ना, डिस्टेंस हमेशा एक्चुअल पाथ कवर्ड होती है, जितना भी है वो एक्चुअल पाथ कवर्ड होगा, तो डिस्टेंस हमेशा ग्रेटर और इक्वल आएगा। देखो ऐसे ऐसे करा तो ग्रेटर तो होएगा ही होगा, और अगर तुम्हारे पास में एक स्ट्रेट लाइन है तो इस वाले केस में शॉर्टेस्ट पाथ भी वही है, एक्चुअल पाथ भी वही है, तो ये इक्वल भी हो गया। अभी बताओ, जैसे कि ए बी है, 5 मीटर है। अब 5 मीटर तुम सीधा जाओगे, डायरेक्शन फिक्स है, 5 मीटर को सीधा जाओगे तो इसको डिस्टेंस भी बोल सकते हो। तो यहां से डिस्टेंस क्या हो जाएगी, इक्वल एंड ग्रेटर इज डिस्प्लेसमेंट के। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या है, डिस्टेंस जो होता है हमेशा 0 से बढ़ाएगा, सिंस इट इज अ एक्चुअल पाथ, सो कभी भी 0 नहीं हो सकता। तुम यहां बैठे हो और तुम यहां से कहीं शुरू कर रहे हो तो वो 0 कैसे हो सकता? ठीक है, अगर तुम यहीं पे रुके हुए हो तो वो 0 है, अगर तुम चल के कहीं निकल गए तो फिर वो 0 नहीं हो सकता ना। तो डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं होती है। फिर आता है हमारे पास में डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0, ये तीनों हो सकती है। पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है। देखो पॉजिटिव कब होगी, इधर जा रही है तो पॉजिटिव है डिस्प्लेसमेंट। नेगेटिव क्या होगी, डायरेक्शन बदल दो तुम, तो ये जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। और रही बात 0, तो तुम अगर यहां से शुरू हुए, यहां पे गए, टर्न होके वापस यहीं पे आ गए, यहां पे आ गए, अब तुम्हारा इनिशियल और पॉइंट और फाइनल पॉइंट क्या है, एक ही जगह पे, तो क्या हो गया, 0 हो गई ना। तुमने कुछ कवर करा ही नहीं फिजिक्स के अकॉर्डिंग, तो इसको क्या बोलते हैं अपन, डिस्प्लेसमेंट इज अ 0। थर्ड पॉइंट, फॉर अ मोशन बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट के बीच में जो मोशन है, यूं जैसे ये यहां से यहां तक 2 मोशन, डिस्प्लेसमेंट इज अ सिंगल वैल्यू, एक ही वैल्यू है, 2 तो है ही नहीं, यहां से यहां तक बस 5 मीटर है तो 5 मीटर, 10 मीटर है तो 10 मीटर। एंड वाइल डिस्टेंस डिपेंड ऑन एक्चुअल पाथ सो कैन हैव अ मल्टीपल, ये एक्चुअल पाथ पे डिपेंड है तो उसकी बहुत सारी वैल्यू हो सकती है। इतना इतना टर्न्स ले रहे हो तो आप इसकी वैल्यूज बहुत सी हो सकती है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमेशा सिंगल वैल्यूड होता है। फॉर अ मूविंग पार्टिकल्स डिस्टेंस कैन नेवर डिक्रीज, डिस्टेंस कभी 0 नहीं होगी, मैंने बोला था 0 से बड़ी ही होगी ये हमेशा। शुरू हो गए तो आपकी डिस्टेंस हमेशा काउंट होती ही रहेगी। डिस्प्लेसमेंट क्या, एंड डिक्रीज द डिस्प्लेसमेंट विद द टाइम मीन्स बॉडी इज मूविंग टुवर्ड्स द इनिशियल पॉइंट। जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है, इसका मतलब आप इनिशियल पॉइंट से फाइनल की तरफ, आप फाइनल से वापस इनिशियल की तरफ आ रहे हो, खुद के उसी पॉइंट पे आ रहे हो, तो मतलब आपके बीच की डिस्टेंस क्या हो रही है, कम हो रही है। मैं यहाँ से उठ के चल के जाके वापस यहाँ पे आऊँ तो क्या होगा, मेरी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, 0 हो जाएगी। वही यहाँ पे कहा गया है। एक चीज़ है यहाँ पे, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल हो सकते हैं बस एक केस में, ओनली व्हेन ऑब्जेक्ट इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ऑब्जेक्ट कब होगा, स्ट्रेट लाइन में होगा, तो हम कह सकते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट 0 होंगे। ठीक है, और थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ इट। आपने यहाँ तक वीडियो देखी है, और आज के टॉपिक में, आज के वीडियोस में इतना ही। ठीक है, आज हमने क्या पढ़ा है इस वीडियो में, सॉरी, पोजीशन पढ़ा है हमने, रेस्ट पढ़ा है, मोशन पढ़ा है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को भी पढ़ा है,
उनके बीच में कंपैरिजन भी पढ़ा है, साथ में हमने एक मेन इंपॉर्टेंट थिंग पढ़ी है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, सो थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ इट। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी तो उसके लिए थैंक यू, और प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अपने जो दोस्त हैं जिनको नीड है 11th की कोचिंग की, साथ साथ में 12th की और नीट और जेई के कोर्स की, तो वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिए। आपके सारा कंटेंट फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, और सारे डिजिटल नोट्स, इतने प्यारे और कलरफुल नोट्स जो आपको शायद ही कहीं मिले, वो नोट्स आपको फ्री में दिए जा रहे हैं, फ्री में प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। सो प्लीज़ वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, और आप वीडियो से जुड़े रहिए, हमारे साथ में जुड़े रहिए प्लीज़। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके आगे हम पढ़ेंगे स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और उनके टाइप्स। ठीक है, चलो बाय बाय।